आवर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एज यू नो, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स oxygen for the degradation of food particles, which is known as oxidation of food, and by the oxidation process they obtain energy and several byproducts such as carbon dioxide, moisture, etc. are eliminated by the process of gases, and other some solid and liquid based products are removed by the digestive and other system. Here we are going to discuss the respiratory system of human beings. जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्यों में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें मुख्य रूप से जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, और प्रत्येक ह्यूमन में दो लंग्स पाए जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग। जो राइट लंग होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा चौड़ा होता है और इसमें 3 लोब पाए जाते हैं, 1, 2 and 3 लोब्स पाए जाते हैं, 3 लोब पाए जाते हैं राइट लंग में। जबकि जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा पतला और लंबाई में नीचे की तरफ ज़्यादा होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है, जिसकी वजह से जो लेफ्ट लंग होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो थोड़ा सा नीचे होती है। और यहाँ पर 2 लोब होते हैं, जबकि जो राइट लंग होता है, दाहिना फेफड़ा होता है, उसमें 3 लोब पाए जाते हैं। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? नॉस्ट्रिल से, नासा छिद्र जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं और नॉस्ट्रिल्स जो है एक पाइपनुमा संरचना में यहाँ पर आगे जाकर खुलते हैं, जिसको हम नाजल कैविटी बोलते हैं। नाजल कैविटी में बहुत से हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, जिनका काम होता है हवा को फिल्टर करना। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, धूल के कण, हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, जो भी कुछ हमारे लिए अवांछनीय तत्व होते हैं, उनको जो बाल होते हैं नाक में वो रोकने का प्रयास करते हैं और रोकते हैं। साथ ही साथ म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, म्यूकस सिक्रीट करती हैं। नाजल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं। म्यूकस के सिक्रीट होने के कारण जितने भी धूल के कण या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, वो जो बाल से नहीं रुकते हैं वो जाकर उस म्यूकस से चिपक जाते हैं और हमारे फेफड़ों तक पहुंचने से रुक जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फेरिंक्स। इसको आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंक्स को पढ़ा था। जो हमारा फेरिंक्स है वो यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक ट्रैकिया की तरफ चला जाता है जो कि रेस्पिरेशन में काम करता है, और दूसरा पार्ट जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था उसको हम ओइसोफेगस बोलते हैं। तो वहाँ पर जो फेरिंक्स होता है वो ओइसोफेगस में जाकर खुलता है, वो डाइजेस्टिव नली की तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो फेरिंक्स होता है यहाँ पर ट्रैकिया में जाकर खुलता है, और इसको हम बेंड पाइप भी बोलते हैं। और इस ट्रैकिया में सी आकार की कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होते हैं। ये आप देख रहे हैं कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, ये सेल्स होती हैं और ये ट्रैकिया को मदद करती हैं कि जब वायु का दाब, एयर प्रेशर जब कम हो जाता है, यानी कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये पिचक ना जाए। इनको पिचकने से ये कार्टिलेजिनस सेल्स जो है, ये सी आकार की जो आप सेल्स देख रहे हैं, ये रोकने में मदद करती हैं। और ये जो फेरिंक्स है ये जाकर जहाँ पर खुलता है ट्रैकिया में, उस स्थान को हम ग्लॉटिस बोलते हैं। और ग्लॉटिस जो है एक
ढक्कनुमा संरचना से बंद होता है, जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है लैरिंक्स स्वर यंत्र, जिसको हम बोलते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है वो एक ढक्कन के रूप में काम करता है और जिससे हम अपनी आवाज़ को निकाल पाते हैं। जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो इसमें वाइब्रेशन होता है और जिसकी वजह से आवाज़ निकलती है। नेक्स्ट है ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ये जो आप संरचना देख रहे हैं ट्रैकिया और ये ब्रोंकस, ये संरचना है ब्रोंकस। तो ये ट्रैकिया जो है एक नलीनुमा संरचना है। अभी जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया, ये जो सी आकार के स्ट्रक्चर है इससे घिरी होती हैं और ये जो सी आकार का कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है इनको पिचकने से रोकता है। जब वायु दाब कम होता है इनको पिचकने से रोकता है। और ये जो ब्रोंकाई है सिंगुलर में हम इसको ब्रोंकस बोलते हैं। तो ये जो ब्रोंकस है सिंगुलर ब्रोंकस, प्लूरल में हम इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्राइमरी ब्रोंकस, इसके बाद ये फिर आगे डिवाइड होती चली गई हैं सेकेंडरी, इस तरह से पतली पतली ब्रोंकाई में ये कन्वर्ट होती चली जाती है। और लास्ट में जो इनका स्ट्रक्चर है कुछ इस स्ट्रक्चर के समान गुच्छनुमा की संरचना हो जाती है, जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। इस एल्वियोलाई में सपोज दैट ये बहुत पतली सी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस से पतली सी हो गई और यहाँ पर ये संरचना आप देख रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे एल्वियोलाई बोलते हैं। और इस एल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरीज, काफी घनी ब्लड कैपिलरी रक्त नलिकाएं जिसको हम ब्लड कैपिलरी बोलते हैं, इसमें दौड़ी रहती हैं और जिनका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो एल्वियोलाई है इसमें जो ब्लड कैपिलरीज हैं प्रेजेंट हैं। स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करके समझते हैं। सपोज दैट ये है एक एल्वियोलाई और इसमें ये ब्लड कैपिलरीज रन कर रही हैं। तो आप यहाँ पर अनुमान लगाइए, आप जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैसेज बहती हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ पर जब हम गैस को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, अंतः शोषण करते हैं, तब हमारे फेफड़ों में गैस का दबाव ज़्यादा होता है। और आप जानते हैं कि 21% ऑक्सीजन होती है, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हमारे शरीर के भीतर जो ब्लड दौड़ रहा है, ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड दौड़ रहा है, क्योंकि हम लगभग 4% ऑक्सीजन यूज करते हैं, लगभग 4%। जब हम हवा को अंदर लेते हैं तो लगभग 4% ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है ब्लड कैपिलरीज में कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होती है उसको तो हम यूज कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर और जो हवा फेफड़ों में भरी है उसमें प्रेशर ज़्यादा है, तो हवा इंटर करना शुरू करेगी कहाँ पर? ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगी, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेंगी, ये ब्लड में चली जाएंगी और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी और इसको फिर फेफड़े के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आते हैं हम लंग्स के स्ट्रक्चर पर। लंग्स दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक लेफ्ट लंग और दूसरा राइट। जो राइट वाला है वो थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा होता है, बड़ा साइज का होता है, और जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा पतला और नीचे की तरफ थोड़ा खिसका हुआ होता है। और राइट लंग में 3 लोब होते हैं, जबकि लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 लोब होते हैं। लंग के बाहर तरफ ये डबल लेयर की आप जो संरचना देख रहे हैं इसको हम प्लूरा बोलते हैं। लंग हमारा बिल्कुल एक सोखते जैसी संरचना होती है, जिसमें तमाम एल्वियोलाई
मिलियंस की संख्या में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है रिब्स, यानी कि पसलियाँ जिसको हम बोलते हैं। जो हमारी रिब्स होती हैं 12 पेयर रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स। तो जब हम किसी चोट या किसी स्थान पर गिरते हैं तो हमारे जो शरीर की सुरक्षा है वो लंग्स की सुरक्षा कौन कर रहा है यहाँ पर? हड्डियाँ कौन? रिब्स। क्योंकि फेफड़े, हार्ट, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स जो है काफ़ी स्मूथ हैं, आघात लगने पर इनको काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँच सकती है। तो इसलिए एक ये केज नुमा संरचना, पिंजड़े नुमा संरचना बनाती हैं अस्थियाँ जो हमारी हैं, मुख्य रूप से रिब्स। ये लंग्स की सुरक्षा करती हैं, 12 पेयर्स रिब्स होती हैं और ये फेफड़ों की सुरक्षा करती हैं। और इन रिब्स में सपोज दैट ये हमारा आगे का हम स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है और ये पीछे जाकर रीढ़ की हड्डी में अटैच होते हैं। तो इस तरह की संरचना आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो आप बीच में स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्टर्नम बोलते हैं इसको, स्टर्नम। तो जब हम हवा को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, जब हम हवा को लेते हैं उसको हम इंस्पायरेशन बोलते हैं, और जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो हम उसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो जब हम हवा इनहेल करते हैं, हवा को अंदर लेते हैं, तो ये जो हमारी रिब्स हैं ये थोड़ा फूल जाती हैं, चपटी हो जाती हैं, और ये जो केज आप देखते हैं पिंजड़ा बना होता है शरीर का, इन रिब्स का जो पिंजड़ा है ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। और यहाँ पर इनको फैलाने का कौन काम करता है? इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स, दो प्रकार के इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। अब इसको समझते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का काम क्या है। तो सपोज ये हमारी रिब्स हैं, तो ये बाहर की तरफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स लगी होंगी, बाहर की तरफ इनके ऊपर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और नीचे की साइड अंदर की तरफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। अब आप सपोज करिए कि ये काम कैसे करती है। अब सपोज कि ये स्ट्रक्चर रिब्स का है, ये मेरा हाथ जो है रिब्स है, और यहाँ पर कोई चीज हम अंदर की तरफ अगर इसको बांध कर खींचें, एक रबड़ अगर हम लगाकर यहाँ पर खींचते हैं तो क्या होगा? ये सिकुड़ेगा इस तरह से। यानी कि जब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सिकुड़ेंगी, तो जो हमारी रिब्स हैं वो अपनी नॉर्मल स्टेज में आती हैं। यानी कि जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जब हम हवा को अंदर भरते हैं तब क्या होता है? ये जो बाहर की तरफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, एक्सटर्नल, तब ये क्या करती है? ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सपोज देखिए ये हमारी रिब्स है, अगर यहाँ पर बाहर की तरफ कोई रबड़ लगाकर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा? ये ऊपर की तरफ जाएगी, और जिससे क्या होता है? जो चेस्ट कैविटी है वो फैल जाती है। तो ध्यान रखेंगे, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, हवा को अंदर लेते हैं, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसका जो आकार है वो थोड़ा बढ़ जाता है, और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, और साथ ही साथ ये जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है ये रिलैक्स करती है। लाइकवाइज इसी के जस्ट अपोजिट जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं, तब ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करती है। इस तरह से हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। हवा को अंदर लेना और बाहर निकालना, ये प्रोसेस होती है ब्रीदिंग। और
रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में जो भी हम गैस लेते हैं अंदर, उसमें से ऑक्सीजन को यूज करके बाकी अन्य हानिकारक गैसों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा जो स्ट्रक्चर आता है डायाफ्राम। डायाफ्राम लंग्स के नीचे स्थित संरचना होती है और सपोज दैट कोई इस तरह की एक रबर है, आप रबर का इमेजिन कर सकते हैं और यहाँ पर आप उसको इस तरह से खींचिए। क्या होगा, जब आप उसको खींचेंगे तो ये वाला पोर्शन जो अप और डाउन है, जब हम हवा को इनहेल करते हैं तब ये जो डायाफ्राम है स्ट्रेट होता है, यानी कि नीचे आता है, और जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं, तब ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाता है।